नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि एनडीए में रार है या चिराग के खिलाफ बीजेपी की शह पर मोर्चा खोलने की कोशिश की जा रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि चिराग जब जब ऐसा दिखने लगता है कि वो अनकंट्रोल्ड हो रहे हैं, उनको घेरने का प्रयास होता है। जीतन राम मांझी उनके विरोध में खड़े दिखाई पड़ते हैं और बीजेपी का कोई ना कोई ये नेता बयान देने लगता है कि मुकेश सहनी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। तो मतलब चिराग की अनुपस्थिति में जितना वोट का नुकसान हो सकता है, उसकी भरपाई का प्रयास शुरू हो जाता है। यह हमने देखा है। आप ये देख लीजिए कि फिर से अचानक एक नेता कहते हैं सहनी के लिए दरवाजे बंद हुए नहीं हैं। पशुपति पारस के लोग कहते हैं अभी देखिए आगे क्या होता है। तो दरअसल पशुपति पारस भी बहुत ही गहराई से देख रहे हैं, वॉचफुल हैं, वॉच कर रहे हैं कि आखिरकार क्या मेरे लिए समय फिर से बन सकता है। और उनके लोग ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बात करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि चिराग जब प्रेशर बनाते हैं तो बीजेपी काउंटर प्रेशर बनाती है क्या? क्योंकि चिराग पासवान समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार से सीधा टकराना कहीं से भी हितकारी नहीं है। इसलिए जब जब यह सवाल पूछा जाता है कि आपकी नजर नीतीश की कुर्सी पर है, तो वो ये कहकर भाग जाते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो अरे भाई, मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी है नहीं तो चिराग बिहार क्यों आना चाहते हैं? क्या बिहार में मंत्री बनना चाहते हैं? केंद्रीय पद छोड़ देना चाहते हैं? उप मुख्यमंत्री बनकर के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? क्या जो उनके भीतर कसक है कि 2005 में उनके पिताजी मुख्यमंत्री बन सकते थे, उन्होंने बिहार की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति क्यों पकड़ी? ये ठीक नहीं था। अगर वो शुरू करते तो आज भी हमारे इर्द गिर्द राजनीति घूम सकती थी। चिराग क्या उसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं? और बीजेपी क्या काउंटर प्रेशर डाल रही है? यह महज सीटों को लेकर के दबाव है या कुछ और भी आगे हो सकता है? और यकीन मानिए कुछ और भी आगे हो सकता है। यह हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी महागठबंधन के ही घटक दल हैं। यह बिल्कुल परमानेंट है ऐसा भी नहीं है। प्रेशर और काउंटर प्रेशर का दौर हर जगह जारी है। तो आखिरकार क्या होने जा रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पहले सुन लीजिए जीतन राम मांझी के बयान का मतलब क्या है। देखिए, जो अपने को ताकतवर समझते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन जो ताकतवर होता है कुछ नहीं बोलता है। वो समय पर आने पर वो अपना वो काम कर लेता है। तो इसी प्रकार से जहाँ तक हमारा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम जनमानस में, हम जहानाबाद में, गया में, गांधी मैदान, पटना में, जमालपुर में, दुनिया में दिखला दिया है ताकत कि लाखों लाख लोग आते हैं बिना पैसा बिना कौड़ी अपने से कोई मैनेज करते हैं। हमको तो ऐसा पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह में, और 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा पोस्ट। यहाँ पर जिंदाबाद 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 होता है, लगता है बहुत है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो ई जो है फर्स्ट वाला वो चल जाता है 3rd पॉइंट पर, और 2nd पॉइंट पर जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। 24 के चुनाव में कहा गया था जीतन मांझी को कि मांझी जी 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट आपको देंगे, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। यही भरसल था। अब मिला क्या, आप लोग के सामने देखे होंगे, 1 सीट। हम चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मेरा कहने का मतलब हम अनुशासन में हम चाहते हैं कि एनडीए की सरकार बनी रहे, नीतीश कुमार और एनडीए की जोड़ी है बनी रहे, ताकि बिहार और भारत के विकास हो। कोई देश चमका करके दूसरों को प्रभाव में ला करके ये करना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत हैं, कोई ज़्यादा सीट चाहिए तो उनको मुबारक हो। हम वो नहीं चाहते। हम उन लोगों से नहीं हैं कि हम चुनाव जब लड़े वहाँ इमामगंज डोरिया में तो कुछ लोग जाने शुरू कर गए। हम उसमें से नहीं हैं। हम सीधे जाएंगे कि एनडीए को वोट दीजिए। हर दल के अपना तय करना है कि उसके कौन उम्मीदवार होंगे, जिनको जिस दल से लड़ना है वो उस दल के अध्यक्ष जाने। और
चिराग जी तो स्वयं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उनको जो सीटें मिलेगी उसमें कौन लड़ेगा वो तय करेंगे, वो खुद लड़ना चाहेंगे तो और अच्छी बात है। एनडीए गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा क्या? और मजबूत होगा। हमारे राष्ट्रीय नेता आए और अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो ये तो एनडीए के लिए और अच्छी बात है। सवाल कई हैं और कई तरह के प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के को जोड़ करके देखा जा रहा है। मतलब क्या है? मांझी क्यों बिफर उठे? क्या बीजेपी पर अटैक था या चिराग पर सीधे अटैक था? चिराग के सहारे मांझी भी अब दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी फिर क्यों कहने लगी है कि मुकेश सहनी के लिए दरवाजे बंद नहीं है? राजनीति कौन किसके साथ कर रहा है? चिराग ने क्यों कह दिया कि वो 243 सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं? इस सब बात का मतलब क्या है? क्या चिराग फिर से नीतीश कुमार की तस्वीर धुंधला कर देंगे? ये भी सवाल उठ रहे हैं। चलिए हम चलते हैं अपने मेहमान के साथ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्याम किशोर चौबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विजय कुमार श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। फैजान अहमद साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। सीधा सवाल है, चिराग की महत्वाकांक्षा क्या एनडीए में खलबली पैदा कर रही है? क्या बीजेपी सशंकित है इसलिए चिराग के सामने बीजेपी जीतन राम मांझी को खड़े कर रही है? और दूसरे नेता ये बयान दे रहे हैं कि मुकेश सहनी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए। फैजान अहमद साहब, इस पूरे वाकये को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये मामला सिर्फ ज्यादा सीटें हासिल करने का एक वो नहीं है, बल्कि इसमें चिराग पासवान की जो महत्वाकांक्षा है, पहले से है, वो अब फिर से एक बार बिहार विधानसभा चुनाव के आते आते फिर से बहुत तेजी से उभर कर सामने आई है। तभी तो उन्होंने कहा कि वो बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बिहार में राजनीति करना चाहते हैं। केंद्र में मंत्री हैं वो। बिहार में पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट वो विधानसभा की जीते थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा तो बहरहाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये महत्वाकांक्षा सिर्फ 15-20 सीटें लेने की नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए उनको 20 सीटें, मैक्सिमम 20 सीटें अगर मिल भी जाती हैं एनडीए की तरफ से, तो वो 12-15 विधायक लेके क्या करेंगे? वो तो फिर वहाँ यहाँ चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, यहाँ चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। इसका मतलब कि वो केंद्र के में मंत्रिपरिषद से वो इस्तीफा भी दे देंगे, वहाँ छोड़ करके बिहार आ जाएंगे। तो बिहार में आके वो 12-15 विधायक लेके वो क्या, उनकी क्या हैसियत रहेगी, या उनकी कितनी ताकत रहेगी, या उनका कितना पावर रहेगा? ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए मुझे लगता है कि बात सिर्फ 20 विधानसभा क्षेत्र सीट लेने की नहीं, और सिर्फ विधायक, कुछ विधायक जीतने की नहीं है कि वो एनडीए के नाम पर कुछ विधायक जीत रहे हैं, बल्कि इसमें आगे की भी बात है। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते बहुत ही साफ हो जाएगा कि उनकी क्या मंशा है और उनकी क्या महत्वाकांक्षा को किस रूप में वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको आज ये भी लग रहा होगा कि उनके पिताजी ने शुरू से लेकर आखिर तक केंद्र की राजनीति की है। लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के कैबिनेट में वो मंत्री भी रहे, चाहे प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, एनडीए का रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन आज हो सकता है चिराग पासवान को ये एहसास हो रहा हो कि उनके पिताजी ने कुछ गलती की कि वो बिहार की राजनीति में खुलकर नहीं आए और एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं किया विधानसभा चुनाव में भी। अगर वो बिहार की राजनीति में शायद खुलकर और एक ताकत बन के वो यहाँ आए होते तो वो भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की उनका एक व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी थी उनकी, और जो जितने बड़े नेता थे वो, तो वो उसमें भी वो प्रधानमंत्री बन सकते थे किसी न किसी स्टेज पर। शायद ये भी चिराग पासवान को ये हो रहा होगा कि अगर हम भी इसी तरह से
सिर्फ केंद्र की राजनीति करते रहे, केंद्र में मंत्री बन के रह गए, तो बिहार में हमको कोई नहीं पूछेगा, और बिहार में जो राजनीति हमको करनी चाहिए वो हम शायद नहीं कर पाए, क्योंकि बिहार में राजनीति करने का मतलब है उनको मुख्यमंत्री बनना। वो सिर्फ एक कोई मंत्री बनने के लिए तो बहरहाल नहीं आएंगे, और न ही वो 2 4 10 12 विधायक लेकर के वो कोई बहुत बड़ा लीडर बन जाएंगे। चलिए, तो आप ये बात कह रहे हैं कि बड़ा लीडर बन जाएंगे, ऐसी बात तो है नहीं। पर सवाल यह है कि चिराग की रणनीति तो कुछ है। चिराग बिहार पहुंचते ही बहुत तरह की बात करते हैं और कई बार ऐसी बात कर जाते हैं जिसके कई मतलब होते हैं। विजय श्रीवास्तव जी, पिछली बार चिराग अनकंफर्टेबल जेडीयू के लिए थे, इस बार चिराग अनकंफर्टेबल बीजेपी के लिए लग रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि बीजेपी फिर चिराग के लिए काउंटर डिफेंस तैयार करने लगती है। आपको याद होगा कुछ समय पहले भी लेटरल एंट्री पर जब चिराग विरोध कर रहे थे, कोटा विद इन कोटा पर चिराग विरोध कर रहे थे, तो दिलीप जायसवाल पशुपति पारस से बात करने चले गए। पशुपति पारस की मुलाकात अमित शाह से होने लगी और ये पूरा वाकया हुआ, तो फिर से एक हलचल पैदा हो गई कि आखिरकार चिराग चाह क्या रहे हैं। अब जब फिर से चिराग सीटों को लेकर के प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो एक तो जीतन राम मांझी हमलावर होते हैं, दूसरी तरफ मुकेश साहनी को लाने की बात चलने लगती है। कैसे देख रहे हैं आप पूरे प्रकरण को? जी, सभी को सादर नमस्कार। एक चीज तो माननी पड़ेगी और मानना चाहिए, मान जी का जो कद था उसकी तुलना में चिराग जी का कोई कद स्थापित नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए अब बीजेपी और चिराग जी के बीच में जो इशू चल रहा है वो तो जस्ट एक क्या कहा जाए उसको, गंदे शब्दों में सौदेबाजी कह सकते हैं, मार्केटिंग कह सकते हैं। इसके अलावा तो मेरी नजर में कुछ नहीं है। रामविलास जी होते तो ये 15 सीट 20 सीट की बात का कुछ अर्थ भी होता। पिछले चुनाव में जैसा फैजान अहमद साहब बतलाए कि 1 सीट में सफलता मिली थी चिराग जी को, तो इस चुनाव में भी कोई इससे ज्यादा चमत्कार नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन किसी भी घटक का पार्टनर बन के सत्ता में बने रहना, जिस तरह से रामविलास पासवान जी सदैव सत्ता में बने रहे, सत्ता के सुख को भोगते रहे, उस तरह का सौभाग्य चिराग जी को भी मिलेगा। लेकिन ये चाहेंगे कि बिहार में आके अपनी आइडेंटिटी के बल पर बिहार में हम एस्टेब्लिश्ड हों, बिहार की राजनीति के मुखिया हों, भावी मुख्यमंत्री हों, तो मेरे ख्याल से तो ये दूर दूर तक शायद नहीं दिखता है और दिखेगा भी नहीं। लेकिन अपने पिताजी के तरह केंद्र की राजनीति में संलग्न रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो रामविलास जी के लड़के के नाम पर और जो उनका कास्ट मैंडेट है बिहार में उसके नाम पर चिराग जी को प्रमुखता मिलती रहेगी, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो। जिस तरह से रामविलास जी पाला बदलने में मौसम वैज्ञानिक के तौर पर माने जाते थे, समझे जाते थे, उसी पैटर्न पे चिराग जी को चलना चाहिए। यदि अपने पिताजी के पैटर्न को फॉलो करने से वंचित रहेंगे और फॉलो करना छोड़ देंगे तो फिर राजनीतिक भविष्य पे बहुत बड़ा नोट ऑफ इंट्रोगेशन लग जाएगा। मेरा ऐसा मानना है और शायद ये सच्चाई भी है। नहीं, आपका ऐसा मानना है, ठीक है, पर सवाल यह है कि चिराग ने पिछली गलती से बहुत कुछ सीखा तो है। चिराग नीतीश से लड़ना नहीं चाहते हैं। श्याम किशोर जी, चिराग को ऐसा लग रहा है नीतीश के सामने मेरा भले ही बड़ा कद ना हो, पर नीतीश की राजनीति जो है अब अवसान की ओर है। नीतीश लंबा चलने वाले नहीं है, ऐसा चिराग सोच रहे हैं। ऐसे में उनको लग रहा है कि बीजेपी के किसी प्रादेशिक स्तर के नेता से उनका कद बड़ा है, वो दलित बिरादरी से आते हैं, इसका भी उनके साथ एडवांटेज है। वो जनरल सीट से लड़ना चाहते हैं, मतलब दलित और अगड़ों का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी किसी नेता को विकल्प के तौर पर खड़ा करे, उसके बदले मैं ही क्यों ना आगे बढ़ जाऊं और मेरे लिए ये मौका है। जी देखिए, गठबंधन की राजनीति में ऐसा होता है, और खासकर तब जब गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं, जो मेजर पार्टनर्स हैं, वो बहुत मजबूत स्थिति में नहीं। अभी चिराग पासवान जी, मतलब नरेंद्र मोदी की जो तीसरी सरकार इस बार बनी है पिछले साल,
उसमें भाजपा खुद कमजोर हुई है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि 2019 के सापेक्ष या 2014 के सापेक्ष भाजपा कम सीटें ला पाई, कमजोर हुई हो या ना सांगठनिक रूप में या समर्थन के रूप में भले ही कमजोर ना हुई हो, लेकिन सीटों के मामले में तो कमजोर हो गई। तो चिराग पासवान इस चीज को समझ रहे हैं कि केंद्र स्पेशली भाजपा की क्या मजबूरियां हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि वो ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बहुत नहीं चलने वाले हैं, यहाँ तो मेरा कहना है कि केवल वही नहीं सोच रहे होंगे, बाकी पार्टनर्स भी इस बात को सोच रहे होंगे, इवन बीजेपी भी सोच रही होगी। इसलिए कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में ज्यादा सीटें पाते हुए भी अगर यहाँ पे उसने सरकार बनाने का मौका दिया है नीतीश कुमार को, तो क्या इस चुनाव के बाद, अगर मैं कह रहा हूं, अगर एनडीए की सरकार बनती है और अगर सीटों का बंटवारा या जीती हुई सीटों का अंकगणित इसी प्रकार रहता है, तो क्या फिर नीतीश कुमार को लाया ही जाएगा? मुझको तो इसकी गारंटी नहीं लगती है। महाराष्ट्र में हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान अपने आप को आजमाना चाह रहे हैं और मेरी समझ से जो उनको 5 सीटें मिल गई और बिहार में एनडीए के बाकी दलों के सापेक्ष जो इनका स्ट्राइक रेट ज्यादा अच्छा रहा, तो इससे ये उत्साहित हैं, होना भी चाहिए। राजनीति में अगर अच्छा होने पे लोग ज्यादा उत्साहित होते हैं, जैसे फिल्मी दुनिया में कोई एक फिल्म चल जाने के बाद लोग ज्यादा आर्टिस्ट उत्साहित हो जाते हैं, उनका भाव बढ़ जाता है, वैसे ही चिराग पासवान का अभी थोड़ा भाव तो बढ़ा हुआ है, लेकिन जो उन्होंने ये ऑडियो हमको एकदम आरा की सभा में कहा कि सभी 243 सीटों पे लड़ेंगे, 243 कैंडिडेट इनके पास हैं भी क्या? पहली बात, ये सवाल बार बार उठ रहा है और आगे भी उठेगा। दूसरी बात, मंच से उतरते ही पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम तो एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं। उसके पहले कह चुके थे नो वैकेंसी। तो अभी ये मतलब इतने समय से केंद्र की राजनीति में हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इसके बावजूद इनकी बातों पर अभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है कि क्या करेंगे। लेकिन जो मेरा अंदाजा है कि ये बस केवल सीटों का मोल भाव है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएं, ताकि अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए और एनडीए के नाम पे, मोदी के नाम पे चाहे जितनी सीटें मिल जाएं, पिछली बार तो एक ही मिली थी, लेकिन अब सवाल है कि 2019 में इनको विधानसभा की 1 सीट मिली, 2024 में लोकसभा की 5 सीटें मिल गई, तो क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में उस अनुपात में भी ये जीतेंगे? सीटें मिलने से नहीं होता है, चुनाव का जीत समीकरण से होता है, और वो समीकरण इनके पक्ष में कितना हो जाएगा। हर जगह जो इनके अपने वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, वो जिताने की हैसियत में तो है नहीं। अगर रहते तो 2019 में ही कुछ न कुछ अच्छा होता, एक जीता भी तो वो भाग गया। तो ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ ये करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी चूंकि मेजर पार्टनर है, बीजेपी चूंकि केंद्र में सत्तासीन है, बीजेपी चूंकि बिहार में अपना भविष्य तलाश रही है और उसको शायद नजर भी आ रहा हो, वैसी स्थिति में थोड़ा संभल के इनके साथ उसको नजर आ रहा हो, आप ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन फैजान अहमद साहब, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, और आपका बड़ा लंबा पॉलिटिकल अनुभव है, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, हरकत करते हैं, उसके मायने आप समझ रहे हैं। ये चिराग सिर्फ हरकत इसलिए कर रहे हैं कि सीटें ज्यादा ले सकें, या चिराग कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी दिखा सकते हैं? तो मैं आपसे सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं बीजेपी 20 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ये मैंने भी कई नेताओं से बात की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चिराग कितने में मान जाएंगे, और अगर उतना नहीं मिला तो चिराग कोई और व्यवहार अपना सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो वो अलग लड़के दिखा चुके हैं। और कहा यह भी जाता है कि उनकी और प्रशांत किशोर की दोस्ती भी जग जाहिर है,
चिराग समय समय पर इस सरकार में भी एनडीए का विरोध करते दिख रहे हैं, तो चिराग विरोध कर सकते, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड भी यही कहता है। सीधा सवाल लोग समझना चाहते हैं, चिराग को क्या चाहिए एनडीए गठबंधन में, कितनी सीटें चाहिए? चलिए, उतनी सीटें जीतेंगे तभी तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या वो पहले से चाहते हैं बीजेपी से कंफर्मेशन, राज्यसभा सीट दो, उप मुख्यमंत्री की गारंटी दो और हमें इतनी सीटों पर कम से कम लड़ने की बात तो कहो? आपने कहा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर तो हो सकता है। 2025 में भी जैसा कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर एक तरह का हुआ 2020 में, क्योंकि देखिए 2020 में मैं अभी भी ये कहता हूँ, हालांकि इस बात को चिराग पासवान की पार्टी के मेरे जो दोस्त तो उनके यहाँ के नेता हैं उसको बात को बड़ा बुरा मानते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ कि 2020 में चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में नेगेटिव पॉलिटिक्स की थी, यानी उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं था, उनका मकसद किसी को हराना था। इसलिए उन्होंने सिर्फ जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार अपने खड़े किए थे, बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े किए थे। देखिए वो एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था। मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इस सेंस में हो सकता है कि जैसा कि उन्होंने उस दिन कहा कि 324 सीटों पर 243 सीटों पर चुनाव लड़े। उनका कहने का मतलब था कि मैं 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, यानी 243 सीटों पर हम जाके कैंपेन करेंगे और वो कैंडिडेट एनडीए के होंगे, यानी बीजेपी के होंगे, जेडीयू के होंगे, हमारी पार्टी एलजेपी के होंगे, लेकिन कैंपेन मैं एक्सटेंसिव कैंपेन करूंगा सभी सीटों में। देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एनडीए को जिताने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनका मकसद और मतलब ये भी है कि वो हर कंस्टिट्यूंसी में अपना फेस चमकाना चाह रहे हैं, यानी हर कंस्टिट्यूंसी में वो खुद जा करके कैंपेन करने का मतलब यही है कि वो अपना फेस चमकाना चाह रहे हैं पब्लिक की नज़र में, और पब्लिक की नज़र में वो एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर अपने को पेश करना चाह रहे हैं। देखिए मैं इस बात को नहीं मानता कि वो बिना बीजेपी की मर्जी और उसके मंशा के बिना वो कोई काम करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने बीजेपी के साथ ही मिलकर कुछ ना कुछ किया था, और इस बार भी हो सकता है कि वो बीजेपी के प्लानिंग के तहत ही कुछ काम करें, और इसका मकसद वो भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनके चेहरे को और धुंधला करने की कोशिश भी हो सकती है। इसमें एक पर्पस ये भी हो सकता है, और दूसरा पर्पस जैसा कि मैंने बताया वो अपनी लीडरशिप चमकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए बीजेपी इसके लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं होगी कि वो चिराग नीतीश कुमार को कमजोर हो सकता करना चाहे, लेकिन चिराग पासवान खुद अपने को इतना मजबूत करें कि वो अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें, ये बीजेपी नहीं होने देगी। क्योंकि इसमें बहरहाल इस बार के चुनाव में बीजेपी की जो पॉलिसी है वो ये है कि किसी न किसी तरह उसको बिहार में अपनी सरकार बनानी है। अपनी मतलब उसका अपना मुख्यमंत्री, क्योंकि हिंदी बेल्ट में अभी तक बिहार ही एक ऐसा राज्य बचा हुआ है जहां बीजेपी का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। तो आप बिहार की बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री नहीं हुआ, और जब रास्ते साफ हो रहे हैं, समय आने वाला है, तो चिराग कूद पड़ रहे हैं और बीजेपी के रास्ते में रोड़ा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि चिराग को ऐसा लग रहा है, विजय श्रीवास्तव जी, कि 5-6% वोट हमारे पास है। हमारे पिता अगड़ों की भी राजनीति करते थे और दलित की भी राजनीति करते थे, हम भी क्यों ना अगड़ों और दलित की राजनीति करें, इसलिए वो जनरल सीट पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। उनके दिमाग में यह घुस चुका है कि अगर नीतीश की तरह हम भी 13-14% वोट अपने साथ साध लें तो मेरा मुख्यमंत्री बनना यहां पर तय है, कोई हमको रोक नहीं पाएगा, और स्टेट में मजबूत हुए तभी केंद्र में मजबूत रहेंगे, तभी हमें गंभीरता से लिया जा सकता है
क्या आपको यह लग रहा है कि यही बड़ी वजह है कि चिराग को लगता है कि बेहतर स्ट्राइक रेट के लिए मुझे खुद मैदान में उतरना होगा, और खुद मैदान में उतरेंगे तभी स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर हो सकता है, सीटों की संख्या बढ़ सकती है, हो सकता है बिहार सरकार में भी किंग मेकर की भूमिका में भी वो रह सकते हैं और बेहतर बार्गेन कर सकते हैं? मेरा ऑडियो बिल्कुल गायब हो गया था, आपकी बात को हम सुन ही नहीं पाए। आप नहीं, कुछ अभी देर आप के लिए- अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी अभी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल मैं आ रही है। आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या चिराग किंग मेकर बनना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या चिराग उतरते हैं बिहार में तो उनको लगता है उनकी पार्टी की स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाएगी? 2005 के बाद चिराग की पार्टी ने कभी बेहतर नहीं किया बिहार में, लोकसभा में किया पर विधानसभा में कभी इस स्थिति में नहीं दिखे कि सरकार में वो कुछ करा सकते हो। अब उनको लग रहा है कि जब तक स्टेट में मजबूत नहीं होंगे तब तक केंद्र में भी मजबूत नहीं हो सकते। देखिए, ऐसा है कि वो बिहार में तो किंग मेकर नहीं बन सकते मेरी समझ से, और बिहार में जैसा सोच के वो आना चाहते हैं राजनीति में आगामी चुनाव में, वैसा भी संभव नहीं है। हम फिर वही रिपीट करेंगे कि वो एनडीए के पार्टनर के तौर पे केंद्र में अपनी भूमिका जो हो सकती है और उसमें जो साइज उनको मिल सकता है, उनको उसी पे विश्वास करके, उसी पे संतोष करके अपनी भावी राजनीति को करनी चाहिए। बिहार की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो जातीय राजनीति होती है बिहार में, और इस बार के विधानसभा चुनाव में तो पिछले चुनावों से भी ज्यादा जातीय भावनाओं पे आधारित चुनाव होगी। तो चिराग जी का साइज है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उनके पिताजी के जमाने में पिताजी का जो वर्चस्व था अपने जनाधार के ऊपर, वो बात तो चिराग जी में नहीं है। अब तो उनके चाचा जी भी उससे उनसे अलग हो गए। तो वो लगभग दो पार्ट में 80-20 का पार्ट हो या 90-10 का पार्ट हो, लेकिन कुछ तो पशुपति पारस जी माइनस करेंगे चिराग जी की ताकत को। तो हम नहीं मानते और हम नहीं समझते कि चिराग जी किंग मेकर हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते हैं। हाँ, चिराग जी की का राजनीतिक जीवन अभी बहुत लंबा है। उनको अपने अनुभव को मजबूत करना चाहिए, अपने ज्ञान को ज्यादा बढ़ाना चाहिए, राजनीति में अपनी छवि को ठीक ठाक रखने का सदैव प्रयास करना चाहिए, और अंतिम परिणाम वही होगा जो रामविलास जी को अनुभव के आधार पे और अच्छे वक्ता के रूप में, अच्छे राजनीतिक के रूप में, और एक मजबूत स्तंभ के नाम पर जो केंद्र में उनको मजबूती और स्थान मिलती थी, अधिक से अधिक चिराग जी को वही मिलेगी आने वाले समय में। नहीं, अब विजय जी आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूं, लेकिन एक सवाल बीच बीच में उठता है ना कि चिराग कुछ अलग कर सकते हैं क्या? एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, चिराग को समझने वाले भी कहते हैं कि चिराग दलित का नेता बनना चाहते हैं, बिहार से भी बाहर निकलना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि मायावती भी अब अवसान की ओर है, इसलिए वो स्पेस खाली है उसको भरा जाए और नेशनल लीडर के रूप में उभरा जाए। और चिराग इसीलिए उस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं, और कई बार एनडीए के भीतर रह करके भी जो विरोध कर रहे हैं वो उसी बात की तरफ इशारा है। पर चौबे जी, बीजेपी भी तो इनका इलाज बीच बीच में करते रहती है। अब चिराग के पास 5 से 6% वोट है। बीजेपी क्या करती है, जब ये थोड़ा लेफ्ट राइट चलने लगते हैं, टेढ़ी चाल करते हैं, तो बीजेपी जीतन राम मांझी का पीठ पोछ देती है, पशुपति पारस से संपर्क करने लगती है और मुकेश साहनी को भी साधने लगती है। मुकेश साहनी खुद तो कहते हैं मेरे पास 8% वोट है, मैं 22% का नेता हूं, अति पिछड़े का नेता हूं। लेकिन चलिए, उनके क्रिटिक्स ये भी अगर मानते हो कि उनके पास 3-4% वोट है, 3% वोट भी है, तो 3% इनके पास है, कुछ पशुपति पारस के भी पास 1-1.5% वोट होगा ही होगा, और जीतन राम मांझी को कभी पीठ पोछ देगी तो चिराग बैलेंस हो जाएंगे। और शायद इसी कोशिश में बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है जब चिराग अनकंट्रोल्ड दिखने लगते हैं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? ये तो बात बिल्कुल सही है और करना भी चाहिए ऐसा। दो चीजें हैं, एक तो कि ये जो
हम लोग विचार कर रहे हैं वो किस दिशा में कर रहे हैं, मतलब सही दिशा में कर रहे हैं। और दूसरी बात कि क्या ऐसा करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। असल में होता यह है कि देखिए, चिराग पासवान का पॉलिटिकल कैरियर बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और महत्वाकांक्षाएं जैसा कि होता है युवा अवस्था में, या अपनी लिगेसी को देखते हुए, जैसी कि लिगेसी उनके पास है, कि वो चाहेंगे कि मैं, अब भाई केंद्र में जब मंत्री हो गए तो मंत्री के बाद तो अब एक ही चीज बचता है कि प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। केंद्र का जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके बाद दो ही चीजें बचती है ना, या तो सीधे प्रधानमंत्री या फिर कम से कम मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन अपने ही स्टेट में विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर उनके पास उतने वोटर्स नहीं हैं, तो फिर अल्टीमेटली जो भारत की राजनीति है, और तमाम दल और तमाम राजनेता, इसमें कोई वंचित नहीं है, जब जाति की ओर बढ़ते हैं तो इनको लगता है, वाकई लगता है कि मायावती जी ने जो दलितों का अपना साम्राज्य खड़ा किया था वो अब खत्म हो गया है, और नहीं तो कम से कम खत्म होने की ओर है। तो उसकी ओर अगर ये ललचाई नजरों से देख रहे हैं तो वो बुरा नहीं है, देखना चाहिए। लेकिन सवाल है कि वो कैलिबर भी तो होना चाहिए। वो कैलिबर होने के लिए इनको सबसे पहले खुद को बिहार में स्थापित करना होगा। और जब तक कोई केंद्र राज्य की राजनीति में स्थापित नहीं होगा, मायावती स्थापित थी तो केंद्र की राजनीति से स्थापित नहीं थी। मायावती स्थापित थी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से स्थापित थी। उनका और उनके दल का पंजाब में भी प्रभाव था, और छिटपुट एक आध दो सीट मुझको याद आ रही है बिहार में भी मिली थी। ऐसे छिटपुट कई राज्यों में उन्होंने थोड़ी बहुत जीत हासिल की थी, अपनी पहचान बनाई थी। उस हिसाब से इनको बनाना होगा। और जैसा कि फैजान साहब ने कहा कि ये बोलते हैं, ये शायद सोचते हो कि 243 सीटों पर कैंपेन करेंगे, तो 243 सीटों पर कैंपेन करने के लिए टाइम चाहिए, उतना टाइम उस समय मिलेगा इनको क्या, पहली बात। दूसरी बात कि अगर एनडीए के बैनर तले लड़ेंगे तो एनडीए इनको 243 सीटों पे अगर भेजेगी, तब भेजेगा। एनडीए का जो उस समय का कहिए संयोजक मंडल होगा वो भेजेगा, तब नहीं ये जाएंगे। तो कुछ बहकी बातें तो कर रहे हैं और अनएक्सपेक्टेड करते भी रहे हैं। और गठबंधन की राजनीति में छोटे दल कई बार अनएक्सपेक्टेड कदम उठा लेते हैं, ये जानते हुए कि अल्टीमेटली हमको तो कुछ अनएक्सपेक्टेड कदम उठा लेते हैं। एक सीधा सा जवाब दीजिए, आपके हिसाब से क्या लगता है चिराग कितने पे मानेंगे, और दूसरी तरफ बीजेपी किस हद तक कंप्रोमाइज कर सकती है? बड़ा सीधा सवाल। मैं चाहूंगा दर्शक हमारे जो हैं आपके व्यूज को जाने कि चिराग कितने पे मानेंगे और बीजेपी कितने तक देने को तैयार रहेगी। अगर इनको बीजेपी 20 सीट भी दे देती है तो बहुत है, और इनको मानना पड़ेगा। क्या ये केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टरशिप से इस्तीफा देके एनडीए से अलग होके लड़ने की कुवत रखते हैं 5 सांसद रखते हुए? क्या अगर ऐसा होता है तो इनके जो बाकी सांसद हैं इनके साथ आएंगे या फिर वापस दिल्ली मुड़ जाएंगे वर्तमान पॉलिटिकल सिचुएशन में? इसलिए मेरा मानना है कि 20 सीटें अगर इनको मिलती है, बीजेपी और जेडीयू मिलकर देते हैं, तो ये बहुत है, एनफ इज एनफ। इससे ज्यादा संभव नहीं है और इनको मानना पड़ेगा। फैजान साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। आपको लगता है कि बीजेपी 2019 वाली बीजेपी है जिसके पास अपने दम पे मेजॉरिटी था? चिराग के पास 5 एमपी हैं। जितना चिराग को एनडीए की जरूरत है उतना एनडीए को भी, बीजेपी को भी चिराग की जरूरत है। और अगर चिराग बीजेपी के अम्ब्रेला से बाहर निकल जाते हैं, एनडीए से बाहर निकल जाते हैं, तो यह मैसेज भी ठीक नहीं जाएगा। जैसे बीजेपी पर आरोप लगाना लोकसभा चुनाव के खिलाफ एंटी दलित हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं, और ये नैरेटिव सेट हुआ, इसीलिए बीजेपी 240 पर रुक गई। अब मेरा सवाल है कि अगर चिराग अलग हो गए तो ये बात कांग्रेस और जोर जोर से कहेगी,
चिराग घूम घूम कर कहेंगे। और आपको लगता है बीजेपी वर्तमान समय में उस स्थिति में है कि चिराग को नाराज कर दे? फैजान अहमद साहब, लगता है उनसे मेरा संपर्क बन नहीं पा रहा है। विजय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं। जी जी सर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, जैसा चौबे साहब कह रहे थे कि अधिकतम 20 सीट। मेरा मानना है कि यदि सीटों की संख्या के हिसाब से देखें तो भाजपा चिराग जी को 10 के इर्द गिर्द से ज्यादा सीट नहीं देगी। भले उनके पास 5 सांसद हों तो 5 सांसद के पीछे, उनका 5 सांसद जो उनके पास आए उसके पीछे क्या कारण है? वो एनडीए का जो छाप है, एनडीए की जो छवि है, एनडीए का जो प्रभाव है वो है। विधानसभा में यदि इसी तरह चिराग जी को 20 सीट, उपेंद्र कुशवाहा जी को कुछ सीट, मांझी जी को कुछ सीट, इस तरह से सीटों का बंटवारा जदयू को, तो फिर भाजपा बिहार में क्या करेगी? कौन सी राजनीति करेगी? जब उसके पास सीट ही नहीं रहेगा तो भाजपा कौन सी राजनीति करेगी? भाजपा तो खोखली हो जाएगी। ये जो प्रेशर की राजनीति है, जब भी चुनाव आता है तो जिनका जनाधार नहीं है वो भी 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट की डिमांड करते हैं और अंत में 5-7 सीट के आसपास उनको दी जाती है, वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो 20 सीट का डिमांड ही करना गलत है। आप जो कोई भी, मेरा ये कहना है कि एनडीए के जो भी घटक हैं और बहुत ऑनेस्टली घटक के पार्ट हैं, तो उनको वो जेन्यून डिमांड करनी चाहिए और बीजेपी को भी जेन्यूनली उस पर सोचना चाहिए, जेन्यूनली उस सीटों को देना चाहिए। लेकिन जब चाहे एनडीए का घटक दल हो चाहे महागठबंधन का हो, दुख की बात यह है कि जितने भी गठबंधन और उसके घटक होते हैं, सबों के बीच ईमानदारी की कमी रहती है। एनडीए में भी वो बात है, महागठबंधन में भी वो बात है। चिराग जी को तो अभी जस्ट क्या कहा जाए, बहुत संतोष के साथ, बहुत प्रतीक्षा के साथ, बहुत दूरदृष्टि के साथ और बहुत विजन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। अभी उनकी उम्र ही क्या हुई है? बिल्कुल, आपको लग रहा है उनकी उम्र कितनी है, लेकिन वो अपने आप को बेहतर मौसम वैज्ञानिक मानते हैं, अपने पिता से भी अपने आप को आगे देखते हैं। बिल्कुल गलत मान रहे हैं। वो आपको लग रहा है, लेकिन वो मानते हैं और उनको लगता है अब तो जब वो 5 सीट जीत गए, पशुपति पारस को वो कहते हैं ना, पुश टू द वॉल, सीधा कॉर्नर कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। बेचारे चाचा को समझ में नहीं आ रहा कि भतीजा को कैसे डील करें। उसके बाद तो उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। वो अपने को अगला मुख्यमंत्री देख रहे हैं और खुद ही नहीं जीते, बहनों को भी जितवा लिए, अरुण भारती भी जीत गए, राजेश वर्मा को भी जितवा लिए, जिसको माफ किए वीना सिंह वो भी जीत गई। तो उनको लग रहा है हमने जो चाहा सो पाया। सवाल फिर वही उठ रहा है फैजान अहमद साहब, चिराग का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखा है, फिर दिख सकता है। कितनी सीटें बीजेपी देगी, चिराग मान जाएंगे? और अगर चिराग नहीं मानते हैं तो क्या आप देख रहे हैं कांग्रेस भी महागठबंधन में नाराज है? और जिस तरीके से प्रशांत किशोर इसकी बात करते हैं कि पिछले 35 साल से लालू और नीतीश का राज रहा है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है बिहार को, तो आप आगे कोई ऐसी संभावना देखते हैं जिसमें आपको ये लगे कि प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और कांग्रेस का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है? देखिए, राजनीति और खास तौर से जब चुनाव सर पर हो और उस वक्त की राजनीति, तो बहुत ही संभावनाओं का बाजार गर्म हो जाता है। कब क्या कुछ हो जाए ये कहना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें मुझे ऐसा लगता है, जैसा और भी हमारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं, कि बीजेपी अगर उन्हें सीट देगी मैक्सिमम 20 है, और वो भी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो सांसद की संख्या है उसकी बेसिस पर, यानी 5 जो उनके सांसद है उसकी बेसिस पर वो 20 सीटें बीजेपी दे सकती है उनको, चिराग पासवान को। लेकिन आप जैसा पूछ रहे हैं कि अगर उस पर वो न माने तो वो क्या हो सकता है। देखिए, एक चीज तो ये कि मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान कोई बहुत अड़ जाएंगे या बात नहीं मानेंगे बीजेपी की बात मानेंगे, क्योंकि वो बहरहाल केंद्र में मंत्री भी हैं
और मंत्री पद वो, मुझे लगता है कि मंत्री पद तो वो नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे एक बात और भी आ रही है और बार बार इस बात का पब्लिसिटी भी की जा रही है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अनरिजर्व सीट, जनरल सीट से लड़ेंगे, जनता तय करेगी कि वो कहाँ से लड़ेंगे। मुझे लगता है कि वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो सिर्फ अभी अपने वर्कर्स को का मोरल बूस्टअप करने के लिए ये सारी बातें हो रही हैं। वो 20 सीटें लेकर के खुद वो चुनाव लड़े, तो 20 सीटें लेकर, फिर मैं वही बात पूछ रहा हूँ, भाई 20 सीटें लेकर के वो क्या करेंगे? अभी तो वो केंद्र के मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री के बाद तो संभावना यही ना हो जाती है कि भाई राज्य का मुख्यमंत्री बने। तो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के तो यहाँ कहीं कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे हैं। अगर 20 सीटें भी उनको मिल जाती हैं तो 20 सीटें तो 20 तो जीतेंगे नहीं। 100% स्ट्राइक रेट तो ऐसे भी विधानसभा में नहीं होता है। तो जितनी भी सीटें जीतेंगे उतने में तो वो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। और उप मुख्यमंत्री तो बहरहाल नहीं बनेंगे, केंद्र का मंत्री उप मुख्यमंत्री तो फिर डिमोशन हो जाएगा उसका। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई वो ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेंगे कि वो एनडीए छोड़ देंगे या कांग्रेस से हाथ मिलाएंगे या जनसुराज पार्टी की तरफ चले जाएंगे। ऐसी कोई बात लग नहीं रही है। हाँ देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भाई संभावनाएं तो हमेशा रहती है, लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पर और भी, अभी आप दूसरों से ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई विधानसभा के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी कभी अच्छा नहीं कर पाई। उसकी वजह एक मुझे ये समझ में आती है। मैंने इस सिलसिले में एक बार रामविलास पासवान जी से भी बात की थी। मुझे ये लगता था कि रामविलास पासवान जी विधानसभा चुनाव में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे जितना कि वो लोकसभा चुनाव के में इंटरेस्ट लिया करते थे। इसलिए विधानसभा चुनाव में कभी ना उन्होंने इंटरेस्ट ज्यादा लिया और ना ही उन्होंने उसमें कोई ताकत लगाई। इसी वजह से विधानसभा के चुनाव में एलजेपी हमेशा एक छोटी पार्टी ही के तौर पर रह गई और आज भी वही उसकी हालत है। वो लोकसभा चुनाव में 5-6 सीटें मिलती हैं, वो लड़ते हैं, 100% स्ट्राइक रेट हो जाता है, वो सारी सीटें जीत लेते हैं। लेकिन विधानसभा में देखिए, अब तो देखने की बात है, 2020 में तो उनका एनडीए से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इस बार ये देखने वाली बात होगी कि 20 सीटें अगर उनको मिलती हैं तो कितनी सीटों पर लड़ते हैं, कितनी सीटें जीतते हैं। लेकिन पंकज जी, मैं आज ये बात आपको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने बड़ी बात कह दी कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर इस तरह की बात होती है तो जो चिराग पासवान घूम घूम कर कह रहे हैं कि बड़े नेता को चुनाव लड़ने से उसकी पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस देती है, तो क्या वो सारी बात झूठ साबित होगी? विजय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक सवाल फैजान अहमद साहब आपसे पूछना रह गया। आपके अनुभव के आधार पर मैं जानना चाहूंगा, चिराग को कितनी सीटें बीजेपी देगी, और बीजेपी कम 20 देती है तो चिराग मान जाएंगे क्या? चिराग कितने पर मानेंगे वो भी बता दीजिए। हाँ पंकज जी, मैंने कहा कि देखिए मैक्सिमम है 20, इससे ज्यादा एक भी नहीं मिलेगी। कम हो सकती है, हो सकता है 18 भी हो जाए, 17 भी हो जाए, लेकिन 20 से आगे नहीं होगी। और मुझे लगता है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ये 20 सीटों पर या जो भी उन्हें सीट मिलेगी उस पर तैयार हो जाएंगे। मेरी जानकारी में भी यही है कि बीजेपी 20 सीट ऑफर कर रही है। विजय श्रीवास्तव जी, आप सहमत हैं इस बात से? अब चूंकि फैजान अहमद साहब अनुभव से ओतप्रोत व्यक्ति हैं, यदि वो 20 कह रहे हैं तो, और आपके पास भी सूचना है, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि वो 20 के आसपास चिराग जी को सीट नहीं मिलेगी। और चिराग जी का जो पॉलिटिकल हाइट है, पॉलिटिकल अनुभव है, कहने का मतलब कि भाजपा के सामने में जिसको कहते हैं राजनीतिक बउआ, तो राजनीतिक बउआ के अलावा भाजपा चिराग जी को उससे अधिक नहीं समझती। उसके कारण जो कटौती हो सकती है भाजपा भरपूर करेगी, और बउआ के हैसियत से जो उपद्रव करना है चिराग जी को सीट को लेने के लिए वो जरूर करेंगे। लेकिन हम एक चीज बतला दें, जैसा फैजान अहमद साहब बोले कि रामविलास जी कभी केंद्र प्रदेश की राजनीति में कभी वो इच्छुक नहीं रहे। इसलिए नहीं रहे कि रामविलास जी को ईश्वर के द्वारा ये ज्ञान था कि उनको क्या करना चाहिए और कहाँ वो सूट कर सकते हैं, कहाँ राजनीति में वो देश में राष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। मेरा चिराग जी को और चिराग जी की पार्टी को यही सुझाव होगा
कि यदि चिराग जी पे आधारित ये डिबेट हो रहा है तो चिराग जी अपने पिताजी को 100% फॉलो करें, कोई भी नया प्रयोग ना करें। यदि नया प्रयोग करेंगे तो नए प्रयोग में उनको क्षति हो सकती है। रामविलास जी के 100% फॉलोअर होके उनको फॉलो करते हुए राजनीति करें, केंद्र की राजनीति में रहें, प्रदेश में उनका कहीं कुछ होना नहीं है। इसलिए नहीं होना है कि ये बिहार जो है जात पात। अच्छा, दूसरी बात सर कि ये जो चिराग जी हैं, बिहार की जो मूलभूत समस्या है उसको लेके कभी आंदोलनरत रहे क्या? कृषि आधारित समस्या हो, हेल्थ से रिलेटेड समस्या हो, यातायात से संबंधित समस्या हो, शिक्षा से संबंधित समस्या हो, और ये सब से कभी कोई उनका आंदोलन आपको दिखा क्या? कोई कैसे बिहार का एस्टेब्लिश नेता हो सकता है? रामविलास जी तो विभिन्न विषयों को लेकर आंदोलन करते रहते थे, कितना लंबा उनका संघर्ष होता था। चिराग जी तो कभी उस तरह से दिखे नहीं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, डिमांड और ये सब वो करते रहते हैं। नहीं, पर जाति के पॉलिटिक्स में, जाति पाति के पॉलिटिक्स में कुछ करना कई बार बहुत जरूरी नहीं होता है। आप याद करिए, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में कह चुके थे कि भाई काम करने से कोई जीतता नहीं है। लालू जी भी कई बार बोल चुके हैं ये बात, और इशारा भी कर चुके हैं। फैजान अहमद साहब मेरी बात में हाँ मिला रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जा रहा है, क्योंकि इनका अनुभव बहुत पुराना है। श्याम किशोर चौबे जी, जहां जाति मुख्य आधार हो और जाति पर वोट लेना हो, वहां काम करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। ये बीजेपी ने एक तरीका निकाला है कि हिंदुत्व और विकास दोनों का कॉकटेल तैयार करो, क्योंकि हिंदुत्व भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रहा था। तो विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बनाओ, बिल्डिंग खूब बनाओ। बीजेपी ये प्रयास करती रही है। कांग्रेस में भी कई ऐसे नेता थे जो परफॉर्मर देखे जाते थे। माधवराव सिंधिया जिस दल में गए, जिस डिपार्टमेंट को लेते थे, लगता था वो बहुत शानदार काम करेंगे। ऐसे कई सारे नेता दिखे। आपको नहीं लगता कि ये बात जो विजय श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, कोई ये छोटे नेता नहीं हैं और ये बड़े नेता हैं? कम से कम अगर हम चिराग की बात करें, भले ही कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन वो बड़े नेता हैं और बड़े नेता के तौर पर गिने जा रहे हैं। देखिए, बड़े नेता तब तक हैं और बड़े नेता के तौर पे तब तक गिने जा रहे हैं जब तक केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा महत्व दे रही है। जिस दिन, मैं तो वही कह रहा हूं कि जो इन्होंने कहा और जो चर्चा भी है कि अलग होके भी लड़ सकते हैं, अलग होके लड़ना होगा तब तो केंद्र के एनडीए से अलग हो जाएंगे। उसके बाद भले ही उससे एनडीए के किसी पार्टनर विशेष या एज होल एनडीए को नुकसान हो जाए, लेकिन इनको क्या मिलेगा और फिर इनका अस्तित्व क्या रह जाएगा? जब एक साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए इनको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी। और जो विजय जी ने कहा बात सही है, प्रतीक्षा तो करनी होगी, लेकिन ये चिराग हैं जो प्रतीक्षा करते हुए दिखे नहीं हैं। ये चिराग हैं जिनको उनके पिता से भी उन्हें बेहतर मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है। बड़ा सवाल यह है कि बार बार मौसम को पढ़ लेने वाले चिराग क्या इस बार मौसम पढ़ लेने में कामयाब होंगे? लोग तो कहते हैं बेहतर मौसम वैज्ञानिक हैं इसलिए पढ़ लेंगे। इसलिए बीजेपी जो काउंटर डिफेंस तैयार कर रही है चिराग के लिए, क्या बीजेपी को इस तरह की भी संभावनाओं से लड़ाई लड़नी पड़ सकती है? क्या मुकेश सहनी एनडीए में आ सकते हैं, जैसा कि बीजेपी के कुछ नेता ने कल बयान दिया है कि हां, मुकेश सहनी के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए? बिहार में क्या कुछ होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, पर एक बात बिल्कुल सच है कि महागठबंधन में सीटों को लेकर के लड़ाई है तो एनडीए में भी सीटों को लेकर के कम लड़ाई है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और कल जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से चिराग पासवान पर हमले किए हैं, वो एक बात तो बहुत साफ दर्शाता है कि जीतन राम मांझी अपना कद, अपना वोट, अपनी राजनीतिक ताकत चिराग पासवान से कतई कम नहीं आते, और इसलिए वो भी चिराग पासवान की तरह ही बेहतर बार्गेन एनडीए में करना चाह रहे हैं। फैजान अहमद साहब, विजय कुमार श्रीवास्तव जी, श्याम किशोर चौबे जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।